अच्छा, एक सवाल है। क्या होता है जब किसी कंपनी के पास बहुत सारा कैश हो, लेकिन उसे कहीं लगाने की जगह ना हो? दिलचस्प सवाल है। एक जवाब ये है कि वो खुद को ही खरीदना शुरू कर देती है। और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की कुछ पावर कंपनियां खास तौर पर लाल पेर पावर और पाक जन पावर यही कर रही हैं। जी, वो मार्केट से अपने ही शेयर्स वापस खरीद रही हैं। बज़ाहिर ये एक कम कीमत स्टॉक की बात लगती है, लेकिन जब आप गहराई में जाएं तो इसमें पुराने पावर प्लांट्स का खात्मा है, हुकूमत के साथ बड़े-बड़े मुआहदे हैं। और मालिकान की एक बहुत ही होशियार तवील मुद्दती हिकमत अमली नजर आती है। बिल्कुल। तो आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। सबसे पहली और सबसे सादा वजह जो इन ज़राए में बताई गई है, वो तो यही लगती है कि इन कंपनियों की इंतज़ामिया समझती है कि उनका स्टॉक मार्केट में बहुत सस्ता बिक रहा है, यानी अंडरवैल्यूड है। बिल्कुल। और इसको नापने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि उनकी प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो बहुत कम है। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि कंपनी जितना मुनाफा कमा रही है उसके मुकाबले में उसकी शेयर की कीमत बहुत कम है। सही। इसी तरह उनका स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भी कम कीमत पर ट्रेड हो रहा है। ये बुक वैल्यू वाला नुक्ता थोड़ा और समझाएं। इसका एक आम सरमायाकार के लिए क्या मतलब है? इसको यूं समझे कि अगर कंपनी आज अपना सारा काम बंद कर दे, यानी सब कुछ बेच दे? जी, अपने तमाम असासे, प्लांट, जमीन, मशीनरी सब बेच दे और अपनी तमाम जिम्मेदारियां अदा कर दे, तो हर शेयर होल्डर को जो रकम मिलेगी वो इस शेयर की आज की मार्केट कीमत से ज्यादा होगी। अच्छा। तो जब कोई कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हो तो ये ऐसा ही है जैसे वो मार्केट को कह रही हो कि हमारी असल कीमत इससे कहीं ज्यादा है जितनी आप लगा रहे हैं। तो फिर तो अपने ही शेयर्स रियायत पर खरीदना एक बहुत पुरकशिश ऑप्शन बन जाता है। बिल्कुल। यानी ये एक तरह से खुद पर एतमाद का इजहार भी है, लेकिन इसके लिए जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। ये कैश कहाँ से आ रहा है? जी, और इनके पास कैश मौजूद है। इन कंपनियों के पास कई सालों से मुस्तहकम कैश फ्लो रहा है, लेकिन अब मसला यह है कि उनके पास मुस्तकबिल के लिए कोई बड़े मंसूबे नहीं हैं। जाहिर है, एक और फर्नेस ऑयल प्लांट तो नहीं लगाएंगे अब? बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी अब पुरानी और महंगी हो चुकी है। तो इस इजाफी कैश को बैंक में बेकार रखने या शेयर होल्डर्स को बड़े डिविडेंड की शक्ल में देने के बजाय वो उसे शेयर्स वापस खरीदने पर लगा रहे हैं। जी, और मैंने पढ़ा है कि इस अमल को फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। जब कंपनी मार्केट से अपने शेयर्स खरीदकर खत्म कर देती है तो कुल शेयर्स की तादाद कम हो जाती है। इससे फी शेयर आमदनी यानी ईपीएस बढ़ जाती है। ये तो सिर्फ कागजों पर नंबर बेहतर करने वाली बात नहीं हो गई। क्या इससे कंपनी की असल कमाई पर कोई फर्क पड़ता है? आपका सवाल बहुत अहम है। नहीं, इससे कंपनी का कुल मुनाफा नहीं बढ़ता, लेकिन मार्केट इसे मुस्बत नजर से देखती है। अच्छा, कैसे? जब शेयर्स कम होते हैं और फी शेयर आमदनी बढ़ती है तो स्टॉक ज्यादा पुरकशिश नजर आता है, और ये इंतजामिया की तरफ से मार्केट को एक बहुत मजबूत सिग्नल भी होता है कि हमें खुद पर भरोसा है, हुई कि स्टॉक सस्ता है और कंपनी के पास उसे खरीदने के लिए पैसे भी हैं। ये बात तो समझ आती है, लेकिन हमारे जराए जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो इससे कहीं बड़ी है। ये सारा कैश सिर्फ रोजमर्रा के मुनाफे से तो जमा नहीं हुआ, यहाँ कोई और बड़ा वाकया हुआ है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। अच्छा। ये सिर्फ मामूल का इजाफी कैश नहीं है, ये पैसा एक बहुत बड़ी मतलब एक वन टाइम अदायगी से आया है। जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया, ये पुराने पावर प्लांट्स हैं जिनके हुकूमत के साथ मुनाफा बख्श मुआहदे थे। जी, और वो मुआहदे हुकूमत के लिए बहुत महंगे पड़ रहे थे। तो हुकूमत ने उन कंपनियों के साथ बातचीत करके उन मुआहदों को उनकी मुद्दत पूरी होने से पहले ही खत्म करने का फैसला किया है। हुकूमत उन कंपनियों को एक बहुत बड़ी रकम बतौर तस्फिया या सेटलमेंट दे रही है। कितनी बड़ी रकम? ये अरबों रुपए की यकमुश्त अदायगी है। नतीजा ये है कि अचानक ये कंपनियां जो पहले बिजली बनाकर आहिस्ता आहिस्ता पैसा कमा रही थीं, अब कैश के ढेर पर बैठी हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा तजाद है। उन्हें ये पैसा इसलिए मिला क्योंकि उनका बुनियादी कारोबार यानी बिजली बनाना अब मुस्तकबिल में नहीं चलेगा। बिल्कुल। जराए बिल्कुल वाज़ेह हैं कि ये प्लांट्स पुराने, महंगे और नाकारा हो चुके हैं। इनकी जगह अब एलएनजी, कोयले और सोलर जैसी सस्ती टेक्नोलॉजी ने ले ली है। सही। तो वो इस बड़ी रकम को अपने असल कारोबार में दोबारा लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल दुरुस्त। उनके पास तोसी का कोई काबिले अमल मंसूबा मौजूद नहीं। कंपनी एक ऐसे होल में बदल जाती है जिसके पास बहुत सारा कैश है, हुकूमत से कुछ पुराने बकायाजात लेने हैं और एक पुराना प्लांट है जिसकी मुस्तकबिल में कमाने की सलाहियत तकरीबन सिफर है। तो फिर सवाल ये बनता है कि इस सारे कैश का क्या किया जाए?
बिल्कुल, और यहीं पर शेयर बायबैक सिर्फ एक मालियाती इकदाम नहीं रहता, बल्कि एक बहुत गहरी हिकमत अमली का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो अगर प्लांट का कोई मुस्तकबिल नहीं और पैसा भी दोबारा कारोबार में नहीं लग सकता, तो फिर ये सारा खेल असल में कंपनी के बड़े मालिकान यानी स्पॉन्सर्स के लिए हो रहा है। हमारे ज़राए में बार बार निषाद ग्रुप का जिक्र आता है। उनका क्या फायदा है इसमें? यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू मुल्कियत को मुस्तहकम करना है। बायबैक के जरिए स्पॉन्सर्स मार्केट से बराह रास्त एक भी शेयर खरीदे बगैर कंपनी में अपनी मुल्कियत का फीसद बढ़ा लेते हैं। 1 मिनट, ये कैसे मुमकिन है? बगैर शेयर खरीदे मुल्कियत कैसे बढ़ सकती है? इसकी रियाजी बहुत सादा है। फर्ज करें एक पिज्जा के 10 टुकड़े हैं और आपके पास 5 हैं, यानी आप 50% के मालिक हैं। ठीक है। अब अगर कंपनी 2 टुकड़े खरीद कर जाया कर दे तो कुल टुकड़े 8 रह जाते हैं। सही। आपके पास अब भी 5 ही टुकड़े हैं, लेकिन अब आप 8 में से 5 के मालिक हैं, जो कि तकरीबन 62% बनता है। वाह, तो ये ऐसे काम करता है। बिल्कुल इसी तरह जब कंपनी मार्केट से शेयर्स खरीद कर मनसूख करती है तो कुल शेयर्स की तादाद कम हो जाती है। स्पॉन्सर्स तो अपने शेयर्स बेचते नहीं, इसलिए उनका हिस्सा खुद ब खुद बढ़ जाता है। ये तो खामोशी से कंपनी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का एक बहुत मौसर तरीका है। जी, और हमारे ज़राए के मुताबिक ये उनके लिए डिविडेंड लेने से कहीं ज्यादा सस्ता और टैक्स के लिहाज से भी बेहतर है। बहुत ज्यादा बेहतर है। इस फर्क को समझना जरूरी है। अगर कंपनी ये सारा कैश डिविडेंड के तौर पर देती तो ये पैसा तमाम शेयर होल्डर्स में तकसीम होता, बशमूल छोटे सरमायाकारों के। फिर कंपनी को भी इस तकसीम पर टैक्स देना पड़ता और शेयर होल्डर्स को भी अपनी आमदनी पर टैक्स अदा करना पड़ता, यानी डबल टैक्सेशन। जबकि बायबैक में ऐसा नहीं है। बायबैक एक टारगेटेड तरीका है। कंपनी सिर्फ उन लोगों से शेयर्स खरीदती है जो बेचना चाहते हैं। अच्छा। इस तरह कैश सिर्फ बेचने वालों को मिलता है और स्पॉन्सर्स जो नहीं बेचते उनकी मुल्कियत का फीसद बढ़ जाता है। कंपनी के कैश पर उनका कंट्रोल ज्यादा हो जाता है और ये सब डिविडेंड के मुकाबले में टैक्स के लिहाज से बहुत मुअस्सर तरीके से होता है। लेकिन 1 मिनट, तो जब स्पॉन्सर्स इस तरह अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं तो क्या ये छोटे शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है? ऐसा लगता है कि जो लोग अपने शेयर्स नहीं बेचते उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कंपनी से बाहर किया जा रहा है या उनकी अहमियत कम की जा रही है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जो छोटे शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच देते हैं उन्हें तो अच्छी कीमत मिल जाती है। ठीक है। लेकिन जो नहीं बेचते वो एक ऐसी कंपनी में हिस्सेदार रह जाते हैं जिसका मुस्तकबिल गैर वाज़े है और जिस पर चंद बड़े स्पॉन्सर्स का कंट्रोल मजीद बढ़ गया है। ये एक तरह से अक़लियती शेयर होल्डर्स को सिस्टम से बाहर निकालकर अपना कंट्रोल बढ़ाने का एक मौसर तरीका है। तो ये सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को संभालने की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि ये उन कंपनियों के अगले बाब के लिए एक स्टेज तरतीब दिया जा रहा है। वो अपना कंट्रोल मजबूत कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? इसका अंजाम क्या होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बिल्कुल, ये बायबैक एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली की राह हमवार कर रहा है। सवाल ये है कि जब ये प्लांट्स आखिरकार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? जरा कुछ मुमकिन मंजरनामे पेश करते हैं। एक इम्कान ये है कि इस कंपनी को, जो अब सिर्फ एक कैश का ढेर है, एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी में तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, तो एक पावर कंपनी से एक इन्वेस्टमेंट फंड बन जाएगी। बिल्कुल, यानी ये कंपनी फिर दूसरी जगहों पर जैसे स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में सरमायाकारी करेगी। और दूसरा इम्कान ये है कि इसे ग्रुप की किसी दूसरी सेहतमंद कंपनी में जम कर दिया जाए ताकि उसका कैश वहां इस्तेमाल हो सके। और तीसरा और सबसे सीधा रास्ता ये है कि इसके बाकी मानदा असासों को बेचकर कंपनी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म यानी लिक्विडेट कर दिया जाए और सारा पैसा मालकान में तकसीम हो जाए। और इन तमाम सूरतों में स्पॉन्सर्स चाहेंगे कि इस बड़ी तब्दीली से पहले उनके पास कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा मिल्कियत हो, ताकि फैसले भी उनकी मर्जी के हों और आखिरी मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा भी उन्हें ही मिले। आपने बिल्कुल सही समझा। ज्यादा मिल्कियत का मतलब है मुस्तकबिल के फैसलों पर ज्यादा इख्तियारात। यहाँ एक और गैर एलानिया मकसद का भी जिक्र मिलता है जिसका अवामी सतह पर कभी एतराफ नहीं किया जाता। वो क्या है? वो है फ्री फ्लोट को खत्म करना। फ्री फ्लोट यानी वो शेयर्स जो अवाम के लिए ट्रेडिंग के लिए दस्तयाब हैं? जी, बायबैक से ये फ्री फ्लोट कम हो जाता है। और इसका क्या फायदा है? कम शेयर्स ट्रेड होने से उन्हें क्या फर्क पड़ता है? इसके 2 बड़े फायदे हैं। जब मार्केट में कम शेयर्स दस्तयाब हों तो शेयर की कीमत में इस्तेहकाम लाना और उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अच्छा। बड़े फरोख्त कनिंदगान की वजह से कीमत में अचानक बड़ी गिरावट का खतरा कम हो जाता है
और दूसरा, मुस्तकबिल में अगर वो चाहें तो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करना यानी निकालना भी आसान हो जाता है। यानी कंपनी को प्राइवेट करना। जी, जब पब्लिक के पास बहुत कम शेयर्स रह जाएं तो उन्हें खरीद कर कंपनी को प्राइवेट करना मुमकिन हो जाता है। तो आइए इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। जो कहानी एक आम शेयर बायबैक की खबर से शुरू हुई थी, वो दरअसल एक कसीर जहती हिकमत अमली है। पहला कदम, कंपनी को एहसास होता है कि इसका स्टॉक सस्ता है। दूसरा कदम, हुकूमत के साथ पुराने मुआहदे खत्म होने पर उसे अचानक बहुत बड़ा कैश मिलता है। तीसरा कदम, उसे पता चलता है कि उसका पुराना प्लांट अब नाकारा है और ये पैसा कहीं और नहीं लग सकता। और आखिरी और सबसे अहम कदम, स्पॉन्सर्स इस मौके को इस्तेमाल करते हुए टैक्स बचाकर खामोशी से अपना कंट्रोल मजबूत करते हैं ताकि कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी से कर सकें। बिल्कुल। मरकजी नुक्ता ये है कि असल अहमियत सियाको सबाक की है। ये बायबैक अलग थलग वाकया नहीं है। इसकी जड़ें 1990 की दहाई की पावर पॉलिसी के एक पूरे दौर के खात्मे से जुड़ी हैं। सही। तो असल में हम एक पावर कंपनी को खत्म होते नहीं देख रहे, हम उसे एक कैश से भरी इन्वेस्टमेंट फर्म में बदलते हुए देख रहे हैं। और ये बायबैक इस तब्दीली का पहला और सबसे अहम कदम है। ये वाकई किसी कंपनी के अपने शेयर्स खरीदने की एक आम खबर को देखने का पूरा जाविया ही बदल देता है। ये सिर्फ फाइनेंस नहीं, ये हिकमत अमली, तारीख और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का एक शानदार इम्तिजाज है। और यहाँ हम सामीन के लिए एक सोच अंगेज सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। जैसे जैसे पाकिस्तान के दूसरे शोबों मसलन टेक्सटाइल या सीमेंट में इस तरह के पुराने सनती असासे अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं, क्या ये कैश निकालने और मुल्कियत मुस्तहकम करने की हिकमत अमली बड़े कारोबारी ग्रुप्स के लिए एक आम तरीकाकार बन सकती है? और अगर ऐसा होता है तो ये मुल्क की सनती बुनियाद में नई और जदीद सरमायाकारी के मुस्तकबिल के बारे में क्या इशारा देती है?